एक ऐसा सवाल जिसने पूरी फिजिक्स को हिला के रख दिया था, एटम स्टेबल कैसे रहता है। 1913 में एक साइंटिस्ट ने एटम की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर। तो आज हम जानेंगे कि नील्स बोर ने क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी को मिलाकर एटम का पहला सक्सेसफुल मॉडल कैसे दिया। तो रदरफोर्ड साहब ने कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस दिया। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है, बट वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। और प्लैंक साहब ने बताया कि कंसेप्ट ऑफ एनर्जी और क्वांटा को बताया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, गेव द एटम एटॉमिक न्यूक्लियस एंड प्लैंक गेव एनर्जी क्वांटा and Bohr combined both ideas to build the first successful quantum model of an atom। तो यही आज हमारी वीडियो का एम है कि किस तरीके से पहुंचे थे। ठीक है, तो एनर्जी के अंदर इन्होंने क्या बताया था, उसके अंदर एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, क्वांटम प्लैंक सर ने। चलो, तो क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन गिरेगा। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इसके चारों तरफ घूमेगी, अपोजिट चार्ज स्पीशीज दूसरी अपोजिट चार्ज स्पीशीज के अपोजिट चार्ज स्पीशीज चारों तरफ घूमेगी, तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, एनर्जी को लूज करेगी, लूज करेगी, लूज करते 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 एक बार ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगी। वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका था। और एक वन लाइन समरी पे बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स ये काम नहीं कर पाई थी और क्वांटम थ्योरी को, फिर क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को, लॉज को और क्वांटम थ्योरी को मिलाकर बोर साहब ने 1913 को एक पॉइनियर ईयर बना दिया और यहाँ पर दे दिया एटम का एक स्टेबल मॉडल। और एटम का मॉडल ही नहीं दिया बेटा, उन्होंने साथ में शार्प लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सप्लेन कर दी, मतलब हाइड्रोजन एटम पर काम किया। ठीक है, और उन्होंने उसकी स्पेक्ट्रा बाल्मर सीरीज को एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने। तो बोर साहब ने क्या किया, कहा जाता है उनके बारे में कि नील्स बोर मैरिड द ओल्ड स्टैंडर्ड फिजिक्स विद द न्यू क्वांटम थ्योरी एंड गिविंग बर्थ टू द मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नील्स बोर को इसका यही मतलब है कि उन्होंने किस तरीके से पुराने फिजिक्स के लॉज और क्वांटम थ्योरी को मिलाकर एक नया मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल दे दिया। ठीक है, तो क्या था रदरफोर्ड का मॉडल की इलेक्ट्रॉन, भैया भाई न्यूक्लियस तो सक्सेसफुल हो चुका था उनका, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमेगा इस तरीके से और यहाँ गिर जाएगा। क्लासिकल थ्योरी कहती थी ये स्टेबल नहीं हो पाया था, लेकिन नील्स बोर ने जब इन दोनों कंबाइंड किया तो एटम का स्ट्रक्चर दिया कि न्यूक्लियस तो बीच में होता ही है। रदरफोर्ड साहब बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिव होता है, और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स शेल्स में घूमता है और एनर्जी जो होती है हर इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड होती है, वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया। तो कैसे, और इनको KLMN शेल नाम दिया, ये आपको मालूम है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये मॉडल था बोर का। और उन्हीं साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि व्हाई डू एटम्स एमिट शार्प लाइंस एंड रिमेन स्टेबल। मतलब एटम्स जो होते हैं वो लाइंस निकालने के बावजूद भी, मतलब एनर्जी की लाइंस निकालने, आपने देखा ना गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब हमने हॉट गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हमने लाइट कोई सोर्स पास की थी, लाइट तो वेव की फॉर्म में चलती थी उस वक्त, राइट। तो उस वक्त क्या हुआ था, स्पेक्ट्रो प्रिज्म से देखने के बाद जब साइंटिस्टों ने इसको जो एमिटेड लाइट को स्टडी किया था, तो वहां पर लाइन की फॉर्म में लाइन स्पेक्ट्रा मिला था, लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इन्होंने यही सोचा कि अगर ये लाइन आ रही है तो ये कैसे आ रही है शार्प लाइन, और शार्प लाइन एमिट करने के बावजूद भी ये एटम स्टेबल कैसे है। ठीक है, तो वो बन गए इन्वेंटर ऑफ द शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए इन्होंने शार्प लाइन भी दे दी। और नील्स बोर साहब ने 1913 में ही जब ये काम कर रहे थे, तो मोजले मोजले ने एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं। और मोजले ने और नील्स बोर ने साहब दोनों ने मिलकर मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियड टेबल भी इसी ईयर में इंट्रोड्यूस किया बेटा। इसी साल में पीरियोडिक लॉ का भी जो था, लॉ का बेस ही बदल गया। वो एटॉमिक मास हुआ करता था पहले, अब वो एटॉमिक नंबर हो चुका था। तो इसीलिए न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स टेबल भी कहा जाता है। तो इतने बड़े बड़े आइडियाज दिए, अमर हो गए। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था नील्स बोर साहब को।
तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरीके से था, जब इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी लूज करता है या गेन करता है जब वो एक शेल से दूसरे शेल में नीचे वाले शेल में जंप करता है या ऊपर नीचे से ऊपर वाले शेल में जाता है, बस। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, एनर्जी स्टेशनरी रहती है। एनर्जी स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। एनर्जी स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर लगातार घूम रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी स्टेबल है बेटा, ध्यान रखना, एनर्जी स्टेबल है, राइट। एनर्जी तभी चेंज होती है। एनर्जी कितनी है उसके अंदर, E इक्वल टू एच न्यू। किसने कहा था, प्लैंक साहब ने, क्वांटम थ्योरी से, यही इन्होंने बोला, ठीक है। और पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो रदरफोर्ड कह चुके थे, न्यूक्लियस को तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। और बोला कि यहाँ पर अगर एनर्जी, जैसे एक शेल अगर आप मान लो थर्ड शेल है, तो यहाँ पर एनर्जी अगर E3 है और यहाँ पर एनर्जी E2 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो एनर्जी में चेंज डेल्टा E हुआ और वो डेल्टा E चेंज होगा E3 माइनस E2। तो डेल्टा E चेंज हुआ यहाँ पर E3 माइनस E2, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर रखा है, राइट। ये तब जब नीचे से ऊपर जाएगी। अभी पढ़ते हैं, देखो। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड द क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये आप बात कर चुके हैं। एंड इट गेव अ न्यू आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी कि इस थ्योरी ने, बोर्स की थ्योरी ने दो काम किए, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और एमिशन ऑफ शार्प लाइंस क्यों एमिट करता है कोई भी एटम, ये इन्होंने बात की। और बोर साहब के कंसेप्ट में ये दूर दूर तक स्पेक्ट्रा का कोई भी मतलब कि वर्णन नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई नाम ही नहीं था, है ना। तो ये हो गया, बाल्मर सीरीज इन्होंने दी। और हमारी क्लासिकल फिजिक्स तब तक चल रही थी, वो कहती थी कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए एमिशन के बाद भी लाइट के, बट लेकिन बोर ने जो एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला शार्प लाइन आएंगी, शार्प लाइन आएंगी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट था वो शार्प लाइन्स था। पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइन थी वो एटम क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। तो बोर्स मॉडल क्या था, आज हम यही पढ़ेंगे, उनके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर उनको प्रूफ करेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, फॉलो करते रहेंगे। बोर्स मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्पेशली द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन, लाइक मतलब बोर्स ने स्पेशली हाइड्रोजन के लिए काम किया। बोर साहब ने काम किया हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने क्या दे दिया, जिसका Z कितना होता है, 1 होता है। क्या दे दिया उन्होंने, एनर्जी का फॉर्मूला दिया। आज हम ड्राइव नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला दिया। और उन्होंने दिया वेलोसिटी, दे दिया कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता है, और दिया रेडियस, रेडियस, रेडियस। अब रेडियस की जब बात करते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैडम रेडियस तो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा होता है कि जो कोई भी एक एटम होता है उसके चारों तरफ ट्रिमेंड्रस ट्रिमेंड्रस इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जब जेई में या नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों को ये दिया जाता है कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बच्चे बोलते हैं मैडम क्वेश्चन गलत है, हाइड्रोजन में तो एक ही होता है। हाइड्रोजन में एक नहीं होता है, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां पर एनर्जी क्वांटाइज होती है, मोमेंटम उसका क्वांटाइज होता है, जहां पर एनर्जी फिक्स होती है। वो कोई एक ही पाथ होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही रास्ते को चूज करता है, इसलिए वहां पर एक बोला जाता है। वरना एटम के न्यूक्लियस चारों तरफ ट्रिमेंड्रस 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 ऑर्बिट रास्ते होते हैं, लेवल्स, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ट्रिमेंड्रस इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता है जहां पर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, एनर्जी फिक्स होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आप एनर्जी किसी भी शेल पे पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट, इन्फिनिटी कुछ भी पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन पर काम किया, और उन्होंने काम किया हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर नीट में तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। हाइड्रोजन लाइक एटम ऐसे पूछ लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज बोर डज नॉट वर्क, ऑन विच, और बोर का मॉडल डज नॉट काम नहीं करता, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोर वर्कड, किसके ऊपर काम किया बोर ने। तो देखो बेटा He, 1 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर का जो मॉडल था, जो वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो था 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर काम करता था। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब समझो, हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता ही होता है,
अगर मैं हीलियम से के एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी He+1 के लिए भी उन्होंने काम किया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि Li2+ के लिए काम किया। और बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और आपको पता है कि कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, 4 होते ही वो शेयरिंग करना शुरू कर देता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 और 4 है। 4 में वो नहीं देता, वो शेयरिंग करना शुरू कर देता है। फिर एक नई केमिस्ट्री का जनरेशन होता है जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहीं तक होता है, 3 तक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इन्होंने काम किया। तो देखो, बोर्स मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्पेशली द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये देखो, इट वाज प्रपोज्ड बाय द नील्स बोर इन 1913 टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। दो चीजों पर उन्होंने काम कर दिया और इसको एक्सप्लेन किया। तो पहले पॉस्टुलेट क्या था, मेन पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल क्या था, पहला पॉस्टुलेट। चलो पॉस्टुलेट की बात करते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिटल सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है इलेक्ट्रॉन। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बेटा मैंने बताया ना कि स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी फिक्स्ड होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं होता इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, एनर्जी फिक्स्ड होती है, एनर्जी फिक्स्ड, ये ध्यान रखेंगे बच्चे, इसमें गड़बड़ करते हैं। एनर्जी फिक्स्ड होती है बट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा होता है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है। लेवल एंड दे शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको रिप्रेजेंट किया गया था पहले के एल एम एन शेल्स को, राइट। के एल एम एन शेल्स में मूव करता है। और के मतलब n=1, एल मतलब n=2 है, नामकरण कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब नाम नाम दे दिया। इसके बाद 4 आएगा, n=4 ऐसे। ठीक है, n=4 होगा 5, ठीक है, सो ऑन। तो इन्होंने कैसे भी नाम दे दिया, ऐसे वैसे कोई मतलब नहीं था इनका, तो ऐसे नाम दिया, के एल शेल नाम दे दिया। तो इन फिक्स ऑर्बिट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब जब वो स्टेशनरी फिक्स्ड होते हैं, जब वो अपने ही ऑर्बिट पर होते हैं, तो उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन देना लेने की जरूरत है, अपने घर में है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं न ले रहे हैं। जब वो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने घर के अंदर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी न देता है न लेता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस घूम रहा होता है एक ऑर्बिट के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है न गेन करता है, ये स्टेबल रहती है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, मान के चलो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था तो इसके अंदर एनर्जी E1 थी, यहाँ एनर्जी E2 थी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी E2 थी, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर लेवल पर जाएगा तो ही ये एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एमिट करेगा एनर्जी को। एमिट करता है नहीं, वापस ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब करता है ना बेटा, तब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज इसकी एनर्जी फिक्स, पहला पॉस्टुलेट एनर्जी फिक्स रहेगी। अच्छा, सेकंड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है। बोर साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसका, NH/2 का। ठीक है, जैसे, और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m/v/r होता है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, p/m/v होता है, p=। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जब कोई भी पार्टिकल, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा, जब कोई पार्टिकल मूव करता है चारों तरफ तो क्या होता है उसमें, उसके अंदर लीनियर मोमेंटम भी होता है और रेडियस भी होता है। तो सर्कुलर पाथ में रेडियस होगा, तो हम क्या करते हैं, उसकी लीनियर मोमेंटम को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आ जाता है वो आता है एंगुलर मोमेंटम, MVR। तो यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम की बात कर रखी है, MVR। ठीक है, जो इंटीग्रल मल्टीपल है NH/2 पर। कहने का मतलब है कि अगर आपके, ये रहा, अगर कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये n=1 है और ये n=2 है, ये n=3 है और ये n=4 है, तो अब आप देखिए, अगर यहाँ पर, अगर ये n, अगर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 1h/2 है, तो यहाँ पर 2h/2 होगा बेटा, यहाँ पर 3h/2 होगा, यहाँ पर 4h/2 होगा। ये है इसका मतलब। अगले में 5h/2 होगा, मतलब h/2 का डिफरेंस होगा। तो इसको जनरली हम बोल देते हैं NH/2, उसको इक्वेट कर देते हैं MVR के बराबर। ये होता है मोमेंटम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n एनर्जी लेवल है।
क्वांटम नंबर की बात, अभी आप ये क्वांटम नंबर समझ लो होता है, अभी आगे पढ़ोगे तो क्वांटम नंबर धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ये प्लैंक साहब ने ही बताया, ये बोर साहब ने बताया था। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनी रैंडम ऑर्बिट, ओनली सम सेलेक्टेड ऑर्बिट अलाउड। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा रैंडमली ऑर्बिट नहीं होता है, वो इसका फिक्स ऑर्बिट होता है जहाँ पे वो घूमता है। हाँ, ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि आसमान में जब कभी कोई वो एरोप्लेन मूव करता चलता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता है, एरोप्लेन जहाँ चलता है वहीं से रास्ता बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ चलता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में नहीं चलता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन चलता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद बनाता है। हम जहाँ से शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू, जहाँ हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रास्ता नहीं बना है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रास्ता नहीं बना, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वो रास्ता उसका बन जाता है, उसे ऑर्बिट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, नहीं, हमें बोलना है कि जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, पाथ भी नहीं, वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव्स दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसे बोलते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी अपनी मर्जी है, कहीं भी मूव कर सकता है, जहां उसको एनर्जी स्टेशनरी दिखेगी अपनी, वहां मूव करना शुरू कर देगा, रास्ते बहुत होंगे उसके लिए। फोर्थ पोस्टुलेट क्या, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। एनर्जी तभी एब्जॉर्ब और एमिट होती है जब वो एक से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, या तो नीचे से ऊपर ऑर्बिट में जाएगा और या फिर ऊपर से नीचे ऑर्बिट में जंप करेगा। एनर्जी तभी चेंज होती है, वरना एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। एनर्जी डिफरेंस को आपको यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पर अगर एनर्जी E1 है E2 है, तो चेंज इन एनर्जी जो आएगा डेल्टा E इक्वल टू दैट इज E2 माइनस E1 एंड इट वुड बी इक्वल टू h न्यू विच इज गिवन बाय क्वांटम, क्वांटम नहीं प्लैंक, प्लैंक सर ने दिया था इसको, ठीक है, क्वांटम थ्योरी में। तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, राइट। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा एंड डेल्टा इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये बातें सारी करी गई थी क्वांटम थ्योरी में, मैं आपको बता चुकी हूँ पुराने वीडियोस में भी, आप वहां पर भी अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, अब मीनिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, अब इन एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है। एनर्जी लेवल का उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वैसे एनर्जी लेवल का फॉर्मूला कैसे दिया था ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है पहली चीजों को। अगर पहली बड़ी बड़ी बातें बता दो, डेरिवेशन कर दो, तो बच्चे हिल जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या चीजें हैं, उसके बाद हम इसको ड्राइव करें कहाँ से आया, ठीक है। तो ईच ऑर्बिट एज अ फिक्स एनर्जी, अब आपको ये समझ में तो आ गया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स होती है। तो ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड द लोएस्ट एनर्जी। अब एनर्जी की एक और बात करते हैं कि एनर्जी जो होती है, जो पीछे एनर्जी जो होती है वो कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कही गई है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज नेगेटिव। और बच्चे ये वाली बात भी बहुत पूछते हैं कि मैडम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव कैसे होती है, हाउ द एनर्जी, वाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्ट है इसके पीछे। वैसे केमिस्ट्री तो होती कंसेप्चुअली, तो आपको समझाते ही देखो क्या होता है। वाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऐसा क्यों था, आप ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है, बहुत बड़ा पिट हो रहा है अर्थ के अंदर, और अंदर उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक हार्ड मास रखा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे समझ लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत खतरनाक हार्ड मास इसके अंदर रखा हुआ है, राइट। अब ये हार्ड मास क्या करता है, साइंटिस्टों ने क्या सोचा, ये पॉजिटिव है। अच्छा, और नेचुरली, नेचुरली क्या था कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे शेल्स में। अगर आप इसको न्यूक्लियस मान लो और आप इसको पहला शेल मान लो, तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे थे ना, प्रकृति ने बनाया था, इसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो उन्होंने इसको वो सोचा कि हर जगह पर, हर लेवल पर, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, वहां पर उसकी एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इसके कांटेक्ट से निकालना शुरू करा, तो उन्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी का यूज करना पड़ा। मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रखा था। तो कौन बचता है बताओ, जब प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप कह रहे हो, अदर फोर्स आपकी बात को आप मान रहे हो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अगर आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और न्यूक्लियस आप कंफर्म कर चुके पॉजिटिव है, तो जो जिस चीज को ये बांधे रखा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तभी तो वो उससे अट्रैक्टेड है ना। जितनी पास होगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। जैसे जो दूर जाओगे, इसकी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव एनर्जी, लेकिन उससे थोड़ा कम, और नेगेटिव एनर्जी उससे कम, और नेगेटिव एनर्जी थोड़ा उससे कम। फिर जैसे जैसे दूर जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी का जो था, वो नेगेटिव एनर्जी कम 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 हो जाएगी। और आपको पता है कि नेगेटिव में जो वैल्यू कम होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है ना।
ऐसे समझ लो, अगर यहाँ पर -8 एनर्जी है तो यहाँ पर कितना होगा, -7, -6, -5, -4, तो क्या है, ये बढ़ रहा है ना बेटा वैल्यू। और सरफेस पर साइंटिस्टों ने माना कि सरफेस एटम से इतनी दूर है, मतलब इतना अंदर है कि इस पे एनर्जी मैक्सिमम मान ली गई, और उसको मान लिया गया इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी। और यहाँ माना गया भैया, यहाँ जाकर इन्फिनिटी पर जाकर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। इतनी दूर जो जिस डिस्टेंस को आप मतलब उसके हिसाब से मेजर भी नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पर जाकर क्या करता है, फ्री करता है। और वहां जाकर उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव जीरो होती है, और जीरो होते ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट से फ्री हो जाता है। इसका ये मतलब है, आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज नेगेटिव बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है बेटा, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बहुत ताकत से जकड़े रखा है, और एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को ही अपनी तरफ इतनी ताकत से पकड़ के रखता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज खतरनाक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जो सरेंडर जिसको स्पीशीज को उसने पकड़ के रखा है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम एनर्जी मस्ट बी, अब आपको पता है, अब उसने पकड़ के रखा हुआ खतरनाक अट्रैक्शन है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अट्रैक्शन से हटाने के लिए। तो और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर पहुंचता है, इतनी दूर पहुंचता है, तब जाके उसके अंदर एनर्जी साइंटिस्टों ने बोला जीरो के बराबर होती है। इसका मत नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज स्टिल अटैच्ड टू द एटम। बोला जब तक एनर्जी नेगेटिव आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी इलेक्ट्रॉन की, जब को हमें इलेक्ट्रॉन देना एनर्जी देनी पड़ी, तब तक समझ लो कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जकड़े रखा है, खतरनाक तरीके से पकड़ा, उसकी एनर्जी नेगेटिव है, और इन्फिनिटी पर जाकर वो जीरो होती है। तो यही रीजन है वाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो एक फॉर्मूला दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनर का, आईआईटीएंस का, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करते हैं कि कैसे आया, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें लर्न ही करनी पड़ती हैं बेटा। अभी आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12th क्लास की मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम ड्राइव नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जेई और नीट के बच्चों को तो डेरिवेशन पता ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन अंदर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बना हमारा एनर्जी, आपको मालूम चल गया नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको बाउंड करके रखा हुआ है। हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आया हमारा एनर्जी का, इन्होंने जो निकाला वो निकाला -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। और हाइड्रोजन के लिए इसकी बात करेंगे तो Z मेरा बन जाएगा 1 और Z1 बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो नीड टू राइट Z = 1। तो इसलिए हाइड्रोजन के लिए इन्होंने ये लिखा, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हमें Z को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हीलियम की बात करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, लेकिन हीलियम का तो 2 होता है ना। तो हमें एनर्जी यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी, Li का कितना होता है, 3 होता है, उसके हिसाब से हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर को हमें देखना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, ऐसे आप किसी भी हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट में निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑर्बिट में क्या होता है, ये हाइड्रोजन का अगर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन घूमेगा इधर, ठीक है बेटा, लेकिन शेल्स बहुत सारे होते हैं, पता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता है जहां एनर्जी फिक्स होती है, होते इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन एटम का सेकंड पर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्बिटल पर, ऑर्बिट पर, तो आप E2 = -13.6 Z² अपॉन n² करेंगे। Z आप लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और Z तो 1 ही है, ना भी लिखो, ठीक है। तो E2 हो जाएगा आपका -13.6 अपॉन 2 में देना है n², जो आप निकालोगे दैट वुड बी योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, मैं पुरानी वीडियो से बात कर सकती हूँ, 1.6 × 10⁻19 जूल्स होता है। जूल्स में अगर पूछा है तो आप इसको 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी एनर्जी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो आपकी एनर्जी आ गई यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले, दूसरे शेल में, पहले शेल में कितनी थी, -13. सीधा पूछते हैं बेटा नीट में, तो सीधा पूछते हैं, नीट जेई में, मेंस में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ये तो इतनी बार सवाल करते में रट जाता है, ठीक है। तो पहला शेल का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर पहला शेल का क्या मतलब है, E1 की बात करोगे -13.6, Z तो 1 ही होता है, N भी 1 ही, तो हो जाएगा सीधा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। तो इसको पहले शेल में कितनी एनर्जी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। थर्ड के लिए आप यहाँ पर 3 कर देंगे, है ना। थर्ड के लिए क्या करेंगे, -13.6, Z तो 1 ही रहेगा, अपॉन 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया देखो 9, इसके आगे 1.51, फिर ये आ गया, क्या हो रहा है, एनर्जी जैसे जैसे आप शेल से दूर जा रहे हो, एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव में
कम हो रही है मतलब बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही, मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, माइनस में जो होता है मैग्नीट्यूड कम होता है, पर उस मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वैल्यू कम होती है। जैसे -8 इज स्मॉलर देन -7, नंबर लाइन पता है ना बेटा, 0 ये होता है, इसके नीचे -1 -2 -3 -4 -5, राइट। तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना। तो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस, मतलब बाहर की तरफ जाने पर, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस से दूर भगाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगी, इन्फिनिटी पर। ई मैक्सिमम कहाँ पे हो जाती है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और बढ़ती है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बात यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है मैंने आपको बता दिया है। बोर्स रेडियस के ऊपर उन्होंने बात करी थी, आर एन इक्वल टू 0.59 एन स्क्वायर आर्मस्ट्रांग में निकाला गया। और हाइड्रोजन, लाइक आप ऐसे पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन के लिए वो इसको बोलते हैं बोर साहब ने दिया फॉर हाइड्रोजन के लिए आर का फॉर्मूला निकाला, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग्स। इसको बोल दिया बोर्स रेडियस। बोर साहब ने जो हाइड्रोजन के लिए किया उनके नाम पे ही पड़ गया, उनकी ऑनर में बोर्स रेडियस। और जब उन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए किया, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दिया, तो वो क्या दिया, ये दे दिया आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब जेड होगा ना, एच ई प्लस का अगर आपसे पूछा जाएगा रेडियस बताओ सेकंड का, तो आप क्या करोगे, आर एन इक्वल टू 0.529, सेकंड का पूछा तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, जेड आपको हीलियम का 2 होता है, तो ऐसे पुट करना पड़ेगा, तो डिफरेंस आएगा, राइट। ऐसे ही बोर देखो 0.529 को बोर्स रेडियस बोलते हैं, तो सीधा इसमें भी क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस। बोर्स रेडियस की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये हो गया। ऐसे सेकंड ऑर्बिट के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड अपॉन जेड तो 1 ही हो जाएगा, बस आप मल्टीप्लाई करते रहो, इंटू 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 का स्क्वायर, 4 के लिए 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रहा है ना। ऐसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई, ये वाला फॉर्मूला निकाला मीटर पर सेकंड में 2.18 इंटू बाय 6, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन में क्या था देखो, वी एन इक्वल्स टू निकाला 2.18 इंटू 10, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, बहुत जरूरी, पहले आपको लर्न करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद मैं ड्राइव करूंगी मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी जो है हमारे शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो जैसे आप इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ये भी एक ये देखो, ये भी एक पूछा जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इन न्यूक्लियर चार्ज, क्यों होता है ये रीजन और कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ तो उसको मिस बिल्कुल ना करें। फाइंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ। अब आप निकाल चुके हो, कैसे निकालोगे, E1 हाइड्रोजन के लिए एनर्जी बोला है -13.6, जेड स्क्वायर की जरूरत नहीं है, अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट के लिए बोला है तो जेड भी 1 एन भी 1 है, 13.61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी सेकंड के लिए निकालो, E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 के लिए पूछेंगे तो आप क्या करोगे, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, -1.51, ऐसे आया था ना। देखो एनर्जी क्या हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। आप ये न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1 न्यूक्लियस के पास होगा, 2 से दूर होगा, 3 से और दूर होगा, और इन्फिनिटी पे ये मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिटल हाइड्रोजन। अब फोर्थ में निकाल लो, E4 आराम से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन सेकंड Li प्लस में क्या करेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। Li के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो -13.6 Li का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, किसमें पूछा हुआ है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सेकंड 2, n इक्वल टू 2 हो गया, n2 रखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर, तो जो आएगा एनर्जी इट वुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपको अगर पूछा जाता है जूल में तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹ जूल से, तो आंसर आपका जूल्स में आ जाएगा। तो आप, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, करेंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे। दैट्स ऑल फिर फॉर दिस वीडियो, नहीं आएगा तो पूछेंगे,
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट में हम अलग उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से ड्राइव हुआ, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो करते रहिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।